हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग हमारी हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की स्पेशल सीरीज में चैप्टर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम इस चैप्टर को आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करें तो आप देखिए, इस चैप्टर में हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर बैंकिंग सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्टेटस है, उससे संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया गया है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर बैंकिंग नेटवर्क, यानी कि कितने बैंक्स हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, किस तरह के बैंक हैं, सरकारी कितने हैं, प्राइवेट बैंक्स कितने हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स कितने हैं, आरआरबीज कितने हैं, फाइनेंस बैंक कितने हैं, पेमेंट बैंक्स कितने हैं। हर तरह की जानकारी जो है, यानी कि हमारे प्रदेश के अंदर जो हम लोगों को बैंकिंग नेटवर्क देखने को मिलता है, कितने एटीएम्स हैं, कितने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं यानी कि बैंक मित्र हैं, वो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले इस चैप्टर में कवर की गई है। दूसरा, हम लोग यहां पे देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, जो कि आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि जब भी बैंक्स के द्वारा क्रेडिट दिया जाएगा तो उसका कुछ परसेंट उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है, जैसे एग्रीकल्चर को देना है, या फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिन फार्मर्स को देना है, माइक्रो एंटरप्राइजेस को देना है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जब क्रेडिट दिया जाता है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट क्या हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा प्रदेश अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया जिसका जिक्र हम लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा वो बेसिकली है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड मल्टीपल इनिशिएटिव्स जो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो हम देखेंगे उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके अंतर्गत कितने बैंक्स जो है वो हम लोग, कितने बैंक अकाउंट जो है हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर खोलते हुए देखने को मिले, और बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं उनका भी डिस्कशन किया जाएगा। मुद्रा योजना है, हर तरह के अलग अलग स्कीम्स और उसकी हिमाचल प्रदेश में परफॉर्मेंस, वो बेसिकली हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो इस चैप्टर में देखा जाएगा वो है नाबार्ड के बारे में। अब देखिए, अगर हम लोग नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड का जो मेन काम है वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने का है, और हिमाचल प्रदेश जहां पे 90% के आसपास की पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वहां पे नाबार्ड के जो इनिशिएटिव्स हैं वो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो यही कारण है हम लोग नाबार्ड के अलग अलग इनिशिएटिव्स की हिमाचल प्रदेश में परफॉर्मेंस और नाबार्ड का कंट्रीब्यूशन, उसको इस चैप्टर के जरिए ही समझते हैं। तो बेसिकली ये 4 डिफरेंट डोमेन्स हैं, 4 डिफरेंट एरियाज हैं जो इस चैप्टर के अंदर कवर किए जाएंगे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे प्रदेश के अंदर हम लोगों को कितने बैंक्स देखने को मिलते हैं, किस तरह का बैंकिंग नेटवर्क है, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, प्राइवेट बैंक्स कितने हैं, प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी हैं, गवर्नमेंट सरकारी बैंक्स में सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी हैं, और उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो हिमाचल प्रदेश की प्रगति या हिमाचल प्रदेश का जो उत्थान है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, हिमाचल में जो नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस हैं वो तो 2378 है। तो काफी ज्यादा बैंक ब्रांचेस जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। 1000 से ज्यादा जो है सिर्फ हमारे यहाँ पे जो वो सरकारी बैंक्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीपल बैंक्स ही हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उसमें 3 बैंक्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये वो बैंक्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लीड बैंक्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, जब भी हम लोग हमारे देश या हमारे प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पे बैंकिंग लेवल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, दैट इज लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम 1969 में गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर लॉन्च की गई थी। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक लीड बैंक होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के बैंकिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, ताकि क्रेडिट फ्लो में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों को 3 अलग अलग लीड बैंक्स देखने को मिलते हैं, और जो 3 अलग अलग लीड बैंक्स हैं वो कौन से हैं? पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले तो हमें इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी पूरे स्टेट के अंदर, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लीड बैंक है। जैसे पीएनबी हिमाचल प्रदेश की 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लीड बैंक है, यूको बैंक हिमाचल प्रदेश की 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लीड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लीड बैंक है। तो उसी तरह से पूरे स्टेट का भी एक कन्वीनर बैंक होता है, जिसको बेसिकली हम लोग कहते हैं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का कन्वीनर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे के पूरे राज्य का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, ताकि बैंकिंग फैसिलिटीज जो है उनको प्रॉपरली, या उनका जो फ्लो है उसको प्रॉपरली इंश्योर किया जा सके, और ये रेगुलर टाइम इंटरवल के ऊपर जो है वो बैंक्स के साथ मीटिंग करता रहता है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एसएलबीसी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का कन्वीनर बैंक है उसका नाम क्या है? दैट इज योर यूको बैंक। तो ये ध्यान रखेंगे कन्वीनर बैंक कौन सा है एसएलबीसी का, और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे लीड बैंक्स कौन कौन से हैं, तो 3 बैंक्स हैं। होपफुली आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी होगी। अब अगला काम है कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि
जो लीड बैंक्स हैं उनमें हम लोगों को मल्टीपल, जो लीड बैंक्स हैं वहां पे हम लोगों को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग बैंक्स के द्वारा लीड, या अलग अलग लीड बैंक्स मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। तो सबसे पहले हमें याद भी करना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक कौन सा है। तो देखिए आसान भाषा में याद रखने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आप जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चंबा एंड लाहौल एंड स्पीति का लीड बैंक जो है वो एसबीआई है। दूसरे नंबर पे यूको बैंक है। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स जिनका नाम हिमाचल प्रदेश के अंदर एस से शुरू होता है, कौन कौन सी आ गई? शिमला, सोलन, सिरमौर, क्लियर। और प्लस आपने क्या कर लिया? बिलासपुर, तो एस और बी। तो आप ऐसा समझिए कि जो यूको बैंक है उसमें ये जो पहले दो शब्द हैं, ये जो एसबीआई के अंदर फर्स्ट टू वर्ड्स आ रहे हैं, इस नाम से शुरू होने वाली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यूको बैंक के अंडर आती है। और बाकी जो ये 6 बच गया, तो इसमें देखिए जो पीएनबी है उसमें के से शुरू होने वाली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसी का ही हिस्सा है। तो पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि आप इन दो का याद रखिए, अपने आप ये याद हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें जो ज्यादा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन सी है? हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना। यूको में बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, एंड एसबीआई के अंदर जो है वो चंबा एंड लाहौल एंड स्पीति। क्लियर? ये दूसरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तीसरी फैक्ट जिसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देना है वो है हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस कितनी देखने को मिलती है। तो कितनी है? 2378। ये याद रख लेना है, 2378 टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। अब अगला सवाल है कि हाईएस्ट कहां पे है, लोएस्ट कहां पे? तो देखिए जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है जिस डिस्ट्रिक्ट की, वहां पे हाईएस्ट होगी, जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है वो लोएस्ट होगी। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है जैसे कांगड़ा, और यहां पे ही हम लोगों को सबसे ज्यादा 437 बैंक ब्रांचेस जो है वो देखने को मिलती हैं। लोएस्ट पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति की, वहीं पे ही लोएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस हम लोग देखते हैं, दैट इज योर 26। और अगर हम बात करें जितनी टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस हमारे यहां पे है दैट इज 2378, इसका 76% यानी कि 1799 हम लोगों को रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। तो ये जो नंबर आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, इनको हम लोगों ने ध्यान में रखना है। बाकी जो 24% बचा वो हमारे अर्बन एरियाज के अंदर मौजूद बैंक्स की ब्रांचेस हैं। क्लियर? तो ये डाटा यहां तक रखेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस 2378 और 1799 रूरल ब्रांचेस। तो दूसरी जो है बाकी जो बच जाएंगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी? दैट इज योर अर्बन ब्रांचेस। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक और इंपॉर्टेंट डाटा है जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग ये असेस करते हैं कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस तो हैं, पर क्या ये नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर है, यानी कि ये अच्छी तरह से पॉपुलेशन को सर्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो देखिए हमेशा हम लोग अपने प्रदेश का डाटा अपने देश के साथ कंपेयर करते हैं। तो जब हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है और जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, तो एवरेज कितना आ रहा है कि एक ब्रांच कितनी पॉपुलेशन को सर्व कर रही है। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पर ब्रांच जो है वो 2887 2887 लोगों को सर्व कर रही है। अगर मैं नेशनल एवरेज के साथ कंपेयर करूं तो हमारे देश में जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है और जितनी टोटल पॉपुलेशन है वहां पे 11,000 बनता है। मतलब एक ब्रांच के ऊपर जो एवरेज आती है दैट इज 11,000। तो यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एटलीस्ट इस डाटा को देख के तो लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जो अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांचेस है वो एज कम्पेयर टू नेशनल लेवल बेटर है। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा प्रदेश है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा प्रदेश है ज्योग्राफिकली जो है वो बहुत अनलीगल बड़ा कई जगहें तो ऐसी हैं जहां पे बड़ी कम पॉपुलेशन स्कार्सली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां पे ब्रांच तक पहुंचने में लोगों को समय लगता है। बट एटलीस्ट इस डाटा को देख के जो है वो हम लोगों को थोड़ा संतोष जो है वो कर लेना चाहिए। क्लियर? बट रियलिटी डाटा से काफी डिफरेंट होती है। बट अगेन हमारे लिए तो इस डाटा का जो है वो यही महत्वता है, यही इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटीएम्स कितने हैं? 1993 1993। टोटल नंबर ऑफ बैंक मित्र जिनको हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी बोलते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स को जगह जगह पे लेके आना, लोगों को अवगत करवाना, लोगों की मदद करना फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल करने में, दैट इज बैंक मित्र। तो टोटल बैंक मित्र कितने हैं? 11,380। हमारे यहाँ पे 4 पेमेंट बैंक्स है। पेमेंट बैंक्स का काम क्रेडिट दे नहीं सकते हैं, सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन कौन से क्रेडिट बैंक्स, कौन कौन से पेमेंट बैंक है? इंडियन पोस्ट, फिनो, एयरटेल एंड पेटीएम। तो ये 4 जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर डिफरेंट बैंक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक सी फैक्ट्स है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको फैक्ट्स को मेमोराइज करने में थोड़ा सा परेशानी आता है, तो एक बेसिक ऑब्जर्वेशन रख लीजिए कि ऑब्वियस बात है जो बैंक मित्र का नंबर है वो सबसे ज्यादा होगा। हमारे यहाँ पे जो एटीएम, टोटल नंबर ऑफ जो एटीएम्स हैं वो नंबर ऑफ ब्रांचेस से कम है। क्लियर? ये भी एक डाटा जो आप लोग याद रख सकते हो।
सिमिलरली जब हम लोग पॉपुलेशन निकालेंगे पर ब्रांच के ऊपर, तो वो जितनी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस है उनसे ज्यादा है। तो ये एक बेसिक 4 पॉइंट्स की ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको 3-4 तरह के, क्योंकि जब हम लोग इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आप ऐसा मानिए कि बहुत बार मैथ्स भी फॉलोइंग आता है, वो करना थोड़ा आसान रह जाता है। बहुत बार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछा जा सकता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ बैंक मित्र, हालांकि इसकी आजकल के समय पे पॉसिबिलिटी कम है, वो भी अगर आइडिया हो कि 11,000 के आसपास है तो शायद उसको करना जो है वो आसान हो सकता है। लेकिन जब आ जाएगा इनकरेक्ट करेक्ट, तो वहां पे जो है वो आपको एग्जैक्टनेस चाहिए होती है, एग्जैक्टनेस ऑफ द डाटा, कि जी आपको फिर वो याद ही रखना पड़ेगा, दैट इज 11,380। क्लियर है यहां पे बात सब लोगों को? तो इस तरह से जो है वो आप लोग इसको अप्रोच कर सकते हो। अगेन अगर आप थोड़ा एस्टिमेशन से चलोगे तो शायद आप 5 में से 4 सवाल कर पाओगे, अगर आप एग्जैक्टनेस के साथ चलोगे तो 5 में से 5 कर पाओगे। हिमाचल में थोड़ा सा जो है वो हमने कॉन्शियसली चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये डाटा में बहुत ज्यादा हेराफेरी करते हैं। क्लियर? तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ी सी और रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हालांकि उसको हम लोगों ने वैसे कर ही लिया कवर, जिसके बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस कितनी है, वो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया। रूरल कितनी है, अर्बन कितनी है, ये भी आइडिया लग गया। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटीएम्स कितने हैं, ये भी हम लोगों को क्लियर हो गया। हिमाचल प्रदेश में 2024 से लेकर 25 सितंबर में कितनी ब्रांचेस खुली हैं, 26, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके साथ साथ जो वो टोटल जो सरकारी बैंक्स हैं, जो टोटल सरकारी बैंक्स हैं, ये याद रखेंगे 1000 से ज्यादा है। टोटल जो सरकारी बैंक्स है वो कितने हैं, 1000 से ज्यादा है, तो वो उनका नंबर कितना है, 1186। तो टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे हैं 1186। सबसे पहले तो याद रखिए, तो 1000 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक है 1186। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितने हैं, 313, 313। क्लियर हो गई बात यहां पे? ग्रामीण बैंक्स कितने हैं, 274। पेमेंट बैंक्स कितने हैं, 13। क्लियर? पेमेंट बैंक्स जो है वो हमारे कितने हैं, 13। इसके साथ जो है कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं, 879। क्लियर होगी बात यहां? तो सबसे पहले याद रखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स 879। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा नंबर किसका है, पब्लिक सेक्टर बैंक का है 1186। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का है 879। तीसरे नंबर पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं 313। फिर जो है वो हमारे ग्रामीण बैंक्स आ जाएंगे 274। पेमेंट बैंक कितने आगे, 13 आगे। 13 जो है हम लोगों को पेमेंट बैंक जो है वो देखने को मिलेंगे। टोटल 4 बैंक है, सॉरी 13 जो है वो ब्रांचेज है। ये ब्रांचेज हैं, प्राइवेट सेक्टर की कितनी है, सरकारी की कितनी है, ये डाटा आप लोगों ने यहां पे ध्यान में रखना है। अब इनके अंदर थोड़ा सा चलते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, सबसे ज्यादा ब्रांचेस कितनी है, तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस पंजाब नेशनल बैंक की है, दैट इज 355। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी है, 350 की लाइन में ही है, 4 कम है, दैट इज 351। तीसरे नंबर पे यूको 182। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई मेन है, हमारे यहाँ पे एचडीएफसी की ब्रांचेस सबसे ज्यादा है, दैट इज 113। आईसीआईसीआई की ब्रांचेस कितनी है, 57। क्लियर हो गया बात यहाँ पे? सिमिलरली कोऑपरेटिव बैंक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो कोऑपरेटिव में सबसे ज्यादा किस कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेस है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 263। दूसरे नंबर पे कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 217। तो आप ऐसा देख लीजिए, अगर वैसे सारे बैंक्स को देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस हमारे यहाँ पे किसकी है, पंजाब नेशनल बैंक की हैं। दूसरे नंबर पे किसकी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं, दोनों की 350 से ऊपर है। तीसरे नंबर पे कितनी किसकी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। चौथे नंबर पे किसकी है, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस के बारे में हम लोगों को यहां से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इनकी अरेंजमेंट भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ बैंक्स के ऊपर पूछे, ये स्पेसिफाई ना करें कि किस तरह के बैंक की बात की जा रही है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको आप लोगों ने जहन में रखना है। यहां से एक बार सवाल बन चुका है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां से सवाल बने। क्लियर होगी बात यहां पे? तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस स्पेसिफिक चैप्टर का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंकिंग नेटवर्क, जहां पे हमने देखा कि कहां पे हम लोगों को कितने कितने जो बैंक्स है वो देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से के ऊपर, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा बात करेगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स के बारे में। तो देखिए जब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स को निकाला जाता है तब तो वैसे टेक्निकलिटी में देखा जाता है कि जितना टोटल ANBC है, दैट इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसका 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को दिया जाएगा। और उस 40% भी जब दिया जाएगा
तो उसमें से कितना परसेंट किसको देना है, यानी कि एग्रीकल्चर को कितना देना है, व्हीकल सेक्शन को कितना देना है, वुमेन में कितना जाएगा, वो सारे के सारे जो पहलू हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, वो उनके बारे में भी हम लोगों को जो है वो डिटेल में पता होना चाहिए। यानी कि उन टारगेट्स को भी हम लोग माइन्यूटली भी एक्सेस माइन्यूटली अंडरस्टैंड करते हैं कि जो प्रायोरिटी सेक्टर के अलग अलग सब सेक्टर्स है, उनका जो टारगेट आरबीआई ने दिया हुआ है, क्या हमारे यहाँ पे जो बैंक्स मौजूद है वो उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो आप ऐसा समझिए कि जब भी बैंक क्रेडिट देगा तो उसका कुछ परसेंट जो है, आरबीआई कहता है 40% ऑफ एएनबीसी, दैट इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। आप इसको आसान भाषा में समझिए, क्रेडिट जो दिया जा रहा है 40% जो है उसने प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अच्छी चीज क्या है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये डाटा एक्सीड हो चुका है। हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है, थोड़ा अलग तरह से डाटा दिया गया, लेकिन मैं यहीं तक ही आपको सीमित रखूंगा, इसको ओपन नहीं करूंगा ज्यादा। हमारे यहाँ पे आरबीआई के, हमारा सर्वे बोलता है आरबीआई के जो 7 टारगेट्स हैं उनमें से 5 टारगेट हमने अचीव कर लिए हैं। वो देखते हैं कि कैसे किए, क्यों ये कहा गया। प्रायोरिटी सेक्टर जो 40% आरबीआई का नॉर्म है, हमारे यहाँ पे सितंबर 2025 तक ये जो प्रायोरिटी सेक्टर था या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग था, ये कितना है 60.79, 20% से भी ज्यादा हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर्स दिए जा रहे हैं या प्रायोरिटी सेक्टर्स में लेंडिंग की जा रही है। इसके मल्टीपल रीजंस है, बहुत सारे कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो शायद यही है कि अभी भी हमारे यहाँ पे जो है वो जो बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज्यादा लेंडिंग हो रही है। हमारे यहाँ पे जो बड़े बिग कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज जो है वो वहां पे हम लोगों को ज्यादा लेंडिंग होती हुई देखने को नहीं मिलती है। तो एक बार जो अलग अलग टारगेट्स हैं, नेक्स्ट अलग अलग सेक्टर्स हैं, और उसके बारे में जब हम लोग देख लेते हैं तो देखिए आरबीआई ने क्या टारगेट्स दिए हुए हैं और क्या परसेंटेज होना चाहिए और हमारे बैंकिंग सिस्टम ने क्या किया है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस आरबीआई कहता है 40% ऑफ एएनबीसी जो है वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है, लेकिन हमारे यहां पे बैंक्स ने कितना दे दिया 60.79%। कब तक? 30th ऑफ सितंबर 2025 तक। क्लियर? तो इसका मतलब पहला टारगेट अचीव हो गया। एग्रीकल्चर में कितना देना है, नेशनल पैरामीटर है कि जब भी आप दोगे प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा दोगे तो उसमें से 18% जो है एग्रीकल्चर को जाएगा, लेकिन कितना गया है 17.03%। मतलब ये वाला टारगेट जो है वो अटेन नहीं हुआ। तो पहले ऑब्जर्वेशन, ज्यादा फर्क नहीं है, 17 और 18 का ही फर्क है, लेकिन अगेन फिर भी अचीव नहीं हो पाया। तीसरा है एडवांसेस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि जिनकी 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उनको आपने क्रेडिट एक्सेस देनी है। 10% का नेशनल पैरामीटर है कि 10% आपने देनी है, लेकिन यहां पे कितना है, दैट इज योर 13.55%, यानी कि दूसरा टारगेट है एज पर आर इकोनॉमिक सर्वे जिसको हम लोगों ने अटेन कर लिया है। तीसरा है एडवांस टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, 7.5% का टारगेट है। हिमाचल प्रदेश के जो बैंक है उन्होंने 17.63% जो इनको लोन दिया हुआ है। वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें 12% का है, 17.27%, तो ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया वुमेन को 5% है, यहां पे जो टारगेट अचीव्ड है दैट इज, यानी कि दिया गया है दैट इज 14.39%। तो ये 5 टारगेट जो है वो अचीव है। ये वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ है। सीडी रेशियो यानी कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जिसका मतलब यह है कि जितने आपके पास डिपॉजिट आए तो जितना क्रेडिट दोगे उतना ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, उतने डेवलपमेंट में शायद पैसा खर्चा होगा। तो नॉर्मली कहा गया कि जो सीडी रेशियो है यानी कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, 100 रुपए का डिपॉजिट है तो क्रेडिट कितना दिया जा सकता है, 60% दिया जा सकता है, लेकिन हिमाचल में तो दिया गया वो कितना दिया गया 49.12% दिया गया। तो ये कम है, 60 से कम है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो वो रिस्क को इंक्रीज कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो वो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, तो ये वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो एज पर आर इकोनॉमिक सर्वे 7 अलग अलग टारगेट्स हैं, जिनमें से 5 कौन कौन से टारगेट है वो हमने अचीव कर लिए। तो 5 ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लीजिए कि एग्रीकल्चर वाला एंड जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो हम लोगों ने अभी तक अटेन नहीं किया, बाकी हमने सबको एक्सीड किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। क्लियर? तो ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मेनली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो हम लोग अच्छा कर रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो सब सेक्टर्स है वहां पे 2 चीजों के ऊपर हम लोग शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट अगेन मेजोरिटी ऑफ एरियाज में हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारे बैंक्स या हमारे प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। तो ये हमारा जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा आ गया जिसके बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे हिस्से की, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। अब देखिए आपको एक आसान भाषा में समझने की आवश्यकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में पढ़ा लिखा इंडिविजुअल, ठीक है, रिलेटिवली अच्छी नौकरी करने वाला इंडिविजुअल,
उसको बहुत ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो मेनली बैंकिंग सिस्टम के साथ और जो बाकी रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके बारे में उसको पता होता है। जैसे उसको इंश्योरेंस के बारे में पता है, उसको पेंशन के बारे में पता है, उसको सेविंग अकाउंट्स के बारे में पता है, क्लियर, उसको क्रेडिट के बारे में, लोन के बारे में पता है, तो उसको ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता है वो आता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, स्पेसिफिकली उन लोगों तक पहुंचने में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और जिनकी जो लिटरेसी है, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें या इन जनरल लिटरेसी की बात करें, वो कम है। तो वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या मेजोरिटी ऑफ जो इनिशिएटिव जो सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा लिए गए, अब हम लोग देखेंगे कि वो इनिशिएटिव जो हैं वो क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप ऐसा मानिए जहां पे सिर्फ अकाउंट खुलवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड होनी चाहिए, क्लियर। जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। अब देखिए दो तीन चीजें, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट था वो क्या था, वो था जी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना, क्योंकि बैंक के अंदर अकाउंट खुलेगा तभी तो फिर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी, क्लियर। बैंक के अंदर अकाउंट खुलेगा तभी तो पेंशन फैसिलिटी एक्टिव हो पाएगी। तो सबसे पहला टारगेट था बैंक के खाते खुलवाना, और उसके लिए सरकार ने जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो लॉन्च की हुई थी। जिसका पहले ऐसा नहीं था कि जनधन योजना से पहले भी बीएसबीडी अकाउंट जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो वो खुलते थे, जीरो अकाउंट, ₹0 अकाउंट हुआ करते थे, यानी कि आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई क्राइटेरिया नहीं थी। लेकिन फॉर्मल तरीके से जो पुश किया गया वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किया गया, क्लियर। फिर इसके साथ साथ इन्हीं अकाउंट्स को एसोसिएट किया गया इंश्योरेंस के साथ, ठीक है, जहां पे सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड पेंशन के साथ, यानी कि अटल पेंशन योजना, क्लियर। तो ये सारी स्कीम्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। फिर ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने के लिए मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च की गई, जिसमें मुद्रा स्कीम लॉन्च की गई, ठीक है, कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, कोलेटरल फ्री, आप लोग जो है वो मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हो, 50,000, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक। अगर आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, दैट इज योर स्टैंड अप इंडिया किया जा सकता है, जो मेनली लॉन्च किया गया था फॉर SC, ST एंड वुमेन। अब देखिए जब हम लोग लोन फैसिलिटी की भी बात करते हैं, बिजनेस की भी बात करते हैं, तो वहां पे जो डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी है उसका उसमें परफॉर्मेंस अच्छा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही कारण है SC, ST एंड वुमेन के लिए अलग से स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो है जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए, उनको भी क्रेडिट चाहिए होता है, क्योंकि छोटी दुकान में जो है वो पैसा रेगुलर आता रहे, कोई इसकी गारंटी नहीं है, दुकान को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो उसके लिए लघु दुकानदारों के लिए, यानी कि छोटे दुकानदारों के लिए भी क्रेडिट फैसिलिटी की स्कीम जो वो सरकार लेके आई। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए सरकार के द्वारा स्कीम लाई गई। जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स हैं, अगेन सीजनल पैसा जो है वो उनके पास आता है, थ्रू आउट द ईयर उनके पास मनी की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, उसके लिए अलग से स्कीम आई, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड, होकर आप लोगों ने सुना होगा। तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड देयर आर मल्टीपल इनिशिएटिव्स, या बैंकिंग इंक्लूजन के लिए या बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए मल्टीपल इनिशिएटिव जो वो हमारे यहाँ पे लिए गए, और उन इनिशिएटिव्स की जानकारी जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले अब देखिए सब, आई थिंक कभी भी किसी भी चीज को अगर आप याद करना चाहते हो तो बेटर है उसका एक जर्नल रिव्यू, अब खुद पढ़ रहे हो तो पढ़ के एक जर्नल आइडिया ले लो कि इसमें क्या है। 4 एरियाज की बात की गई है, क्लियर। और अगर जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं तो पहले समझ लो कि अच्छा इसमें 4-5 चीजें होंगी, फिर उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स या प्रोग्राम्स है उनको आपने कवर करना है, क्लियर। तो अगेन हमेशा मैं ये चाहूंगा, अगेन फैक्चुअल है, एग्जाम में जो सवाल है फैक्ट्स के ऊपर आते हैं, बट अगेन अंडरस्टैंडिंग जो उसको, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो पहले अगर चीज समझ आ जाए तो याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। अगर डायरेक्टली याद करना है तो फिर ना, फिर तो हमारी भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो आप सीधा जाइए, पढ़िए और याद करिए इसको, क्लियर। और अगेन मैं वही कहूंगा, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे मर्जी कर रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, आपका जो मेन मकसद है वो अंडरस्टैंडिंग, देन है ना, बार बार मैं कहता हूँ कि सबसे पहले समझो चीज़ों को, फिर एस्टिमेशन पे जाओ, फिर एग्जैक्टनेस पे जाओ। अगर एग्जैक्टनेस अगर पहले दिन को जा सकता है अच्छी चीज़ है, बट अगेन नॉर्मली बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए वापिस आते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं उनका हिमाचल प्रदेश में किस तरह का परफॉर्मेंस उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इनिशिएटिव की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज योर प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारे यहाँ पे सभी लोगों के खाते खुले।
अब एक चैलेंज है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे मैंने शायद जो फर्स्ट लेक्चर था वहां पे भी कुछ ऊंच नीच हुई थी, गड़बड़ हुई थी, जिसको मैंने हाईलाइट किया था। तो यहाँ पे भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी शायद एक और एरर हुआ है, प्रिंटिंग एरर एक यहाँ पे हुआ है या टाइपिंग एरर यहाँ पे हुआ है, ये नहीं मेरे को आइडिया क्या है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये ठीक है तो आप बता सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली तो नहीं सही है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि जब हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड डाटा पढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड जो डाटा है वो ये है कि हमारे यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत कितने खाते खुले हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें रुपी डेबिट कार्ड मिलता है, इसमें नो फ्रिल्स है, यानी कि आपको ये जो क्या बोलते हैं इसको, पासबुक वगैरह, पासबुक नहीं सॉरी, जो चेक बुक है वो इसमें नहीं प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप इसमें जीरो भी बैलेंस रखोगे तब भी आपको किस तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो नॉर्मली हमें बाकी बैंक अकाउंट्स के अंदर देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में यूनिवर्सल एक्सेस थी बैंकिंग अकाउंट्स की, और इसके अंतर्गत अभी तक अब देखो ये जो हमारा सर्वे है उसमें क्या बोला है कि टोटल है 19.2 लाख। सितंबर 2025 तक 19.2 लाख लोगों के द्वारा जो है वो बीएसबीडीए यानी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके अंतर्गत खाते खुलवाए जा चुके हैं, जिसमें रूरल एरिया जो है उसमें 16.91 लाख खाते खुले हैं और अर्बन एरिया में 2 लाख खाते खुले हैं। ठीक है, अर्बन एरिया में 2 लाख खाते खुले हैं। अब अगर अर्बन में 2 खुले हैं तो ये डाटा मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये सर्वे का ही डाटा है। यहां पे हो सकता था अगर मान लीजिए अर्बन में कहते 2.51 है तो ये शायद हो सकता था, लेकिन अगेन अर्बन का जो डाटा यहां पे दिया गया है दैट इज 2 लाख रुपीज, रूरल का जो डाटा दिया गया है दैट इज 16.91 लाख। अब सही गलत क्या है, क्योंकि सर्वे का ही डाटा है, लेकिन ये वाला डाटा जो है ये नीचे टेबल में भी दिया गया है और ऊपर जो है जहां पे ये स्कीम के बारे में लिखा गया है वहां पे भी सेम डाटा है। तो आई थिंक आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, लेकिन ये डाटा है, ये मेरे को लगता नहीं अगर आएगा तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो सर्वे में 2 लाख ही लिखा है, लेकिन अगर ये 2.51 होगा तो जाके 19.42 लाख बनेगा। तो ये एक छोटा सा इशू है, होता है, हो जाता है, हर साल होता है, पहली बार नहीं हुआ है कि फर्स्ट टाइम किस तरह का कोई गड़बड़ है। बट अगेन अगर आप लोगों के पास एक डिफरेंट पॉइंट है तो मेरे को बताइए, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मेरे को चेंज भी करना पड़े अपना स्टांस तो कर लूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली शायद यहाँ पे गलती है। चलिए वापिस आते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना सब लोगों को यहाँ पे समझ आ गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जितने टोटल खाते खुले हुए हैं, जितने टोटल खाते जो है वो खुले हुए हैं, उनमें रुपए कार्ड जो वो कितनों के पास है, रुपए कार्ड जो है वो 63% खातों के पास है, दैट इज 12.32 लैक्स। कितने खाते ऐसे हैं जो आधार और मोबाइल के साथ प्रॉपर लिंकेज जो है वो यानी कि वेरिफिकेशन प्रॉपर हो चुकी है, 83.39% है, 100% नहीं हुई है, अभी भी 83.39% है। ये याद रखोगे, ये याद रखोगे, क्लियर। तो सबसे पहला जो टारगेट था दैट इज टू ओपन अ बैंक अकाउंट्स, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत काफी खाते हमने हमारे यहाँ पे बैंक्स के द्वारा खुलवा दिए गए। अब है इन्हीं खातों से रिलेटेड इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। 2 तरह की इंश्योरेंस स्कीम है, एक है प्योरली लाइफ इंश्योरेंस, मतलब डेथ होगी किसी की, किसी भी कारणवश होगी, है ना, चाहे नेचुरल है चाहे वो है, तो उसको परिवार को जो है इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। एक है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल का मतलब है किसी की एक्सीडेंटल डेथ होगी, एक्सीडेंट के कारण अचानक मृत्यु होगी, या एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी होगी, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तीसरी स्कीम है पेंशन की। अगर मान लीजिए एट द एज ऑफ 60 या आफ्टर 60 मेरे को पेंशन चाहिए, तो मेरे को पेंशन फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। वो मैं कितना पैसा डालूंगा वो डिपेंड करेगा मेरे को कितनी पेंशन चाहिए। जैसे पेंशन अमाउंट है 1000 से लेके 5000 के बीच में, तो अगर मान लीजिए मेरे को 5000 पेंशन चाहिए तो मैं ज्यादा प्रीमियम काटूंगा आज, कम से कम 20 साल तक मेरे को पैसा कटवाना पड़ेगा पेंशन अकाउंट में, फिर जाके 60 के बाद मेरे को वो मिलेगा, क्लियर। अगर मेरे को कम चाहिए तो मैं कम प्रीमियम दूंगा। तो इसके प्रीमियम में फ्लक्चुएशन है। जो 2 स्कीम्स मैंने आपको बताई कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वाली स्कीम और लाइफ इंश्योरेंस वाली स्कीम, उन दोनों का प्रीमियम जो वो फिक्स है। तो अब हम लोग उन स्कीम्स की अगर हम बात करें तो जिन 3 स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूं उनमें सबसे पहले स्कीम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जो बेसिकली एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, चाहे डेथ है एक्सीडेंटल, चाहे एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी है, क्लियर। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2 लाख रुपए तक की जो है उसमें कवरेज है अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है, और अगर डिसेबिलिटी रहती है पार्शियल तो 1 लाख रुपए तक इसको मिलेगा। 18 to 70 ईयर्स तक के लोग इसको अवेल कर सकते हैं। इसका जो प्रीमियम है वो 20 रुपया पर ईयर है, और टोटल सब्सक्राइबर 40.97 लाख लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत जो वो खुद को सब्सक्राइब किया हुआ है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो जिनके पास दूसरे अकाउंट में वो भी इसको अवेल कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन ज्योति, जब डेथ होगी, मृत्यु होगी किसी भी कारण से, तो 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। ये 18 से 50 साल के लोग इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। इसका जो प्रीमियम है दैट इज 436 रुपीज पर ईयर। अभी तक कितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है? 15.65 लाख। तीसरी है अटल पेंशन योजना। ये 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में जो है वो आफ्टर जैसे आप 60 ईयर्स के हो गए उसके बाद आपको जो है वो इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन का लाभ मिलेगा। अब कितना चाहिए प्रीमियम वो वेरी करेगा कि आप किस अमाउंट को चूज करते हो। ये वाला टेबल आप याद रख लेना, मतलब अगर आपको स्कीम्स के बारे में बेसिक आइडिया है, ये टेबल भी करोगे तो भी ऊपर वाला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करें 25 में 19.42 लाख लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ था। 19.02 लाख लोगों के 2024 में जो वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो वो टोटल खाते खुले हुए थे। स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करेंगे 35.22 था, 25 में 40.97 लाख हो गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 12.67 था, 15.65। अटल 6.21। तो ये डाटा जो है ये आप याद रख लेना, एटलीस्ट 2 इयर्स का देख लेना। 25 वाला तो कर ही लेना अगर बड़ा ही सिलेक्टेड करना होगा तो। क्लियर? अगर पैटर्न देखें, इंक्रीज 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 इंक्रीज, सब में जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिला। सबसे रैपिड इंक्रीज जो है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर हुआ। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो इसमें हुआ, बाकी धीरे धीरे जो है वो बाकी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो है वो उतने ज्यादा हमें अकाउंट में जो एडिशन है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? चलिए बाकी स्कीम्स की बात करते हैं। होपफुली प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको समझ आ चुकी होगी। अगली स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 50,000, 5 लाख और जैसे इसमें है शिशु, किशोर, तरुण, तो इस तरह से 50,000, फिर 5 लाख और 10 लाख, इस तरह से जो उनको लोन सैंक्शन किया जाएगा। 2025-26 की अगर हम बात करें तो टोटल लोन कितना सैंक्शन हुआ है इस साल सितंबर तक? 1,03,31.23 करोड़ रुपीस। और कितने लोगों को वो पैसा दिया गया? 41,899। अगर हम देखें मुद्रा योजना के अंतर्गत आज तक कितना दिया गया तो 4 करोड़ के आसपास, 4,136 करोड़ रुपीस लोगों को पैसा मिला और 1.68 लाख अप्रोक्सीमेटली जो लोग हैं उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया। तो यह आ जाएगी मुद्रा योजना जहां पे 50, 5 लाख एंड 10 लाख तक के लोन जब वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के बारे में मैंने बताया, ये बेसिकली SC, ST एंड वुमेन के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए की गई थी, जहां पे 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का पैसा जो है वो बैंक्स के द्वारा सैंक्शन किया जाता था। यहां पे टारगेट ये रखा गया कि हर एक ब्रांच जो है वो एटलीस्ट या तो एक SC और ST को और एक वुमेन को, यानी कि कम से कम वो 2 लोन्स करेगी, या तो SC को करेगी, ST को करेगी, या एक वुमेन एंड एक वुमेन को करेगी। हर एक ब्रांच की जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। और सबसे बड़ी बात क्या थी? ये सिर्फ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस, नई जो कंपनियां हैं, नई जो एंटरप्राइजेस है, सिर्फ उसी के अंतर्गत जो है नए इनिशिएटिव्स के लिए ही इस स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत जो वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था। ये आ गई, दैट इज स्टैंड अप इंडिया। उसके बाद है दैट इज एनुअल क्रेडिट प्लान। एनुअल क्रेडिट, देखिए यहां पे मैंने बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स इकट्ठे किए हैं। एनुअल क्रेडिट प्लान की अगर हम बात करें तो एनुअल क्रेडिट प्लान बेसिकली कैसे बनता है? नाबार्ड देखता है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में कितना कितना पैसा जो है वो सैंक्शन होना है और उसके बेसिस के ऊपर नाबार्ड के द्वारा जो है वो एक क्रेडिट प्लान बनाया जाता है कि ठीक है इस साल जो वो इतना क्रेडिट यहाँ के बैंक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो वो देखिए इस साल का क्रेडिट प्लान जो वो कितना बना हुआ है। तो अगर हम लोग 2025-26 की बात करेंगे तो उसका जो क्रेडिट प्लान प्रपोजल था वो कितना था? 50,000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 50,018 करोड़ रुपीस का, जो पिछले साल के मुकाबले 38% जो था वो ज्यादा था। सितंबर 2025 तक कितना पैसा डिसबर्स हो चुका था? 21,229 करोड़, जो टोटल टारगेट का लगभग 42%। तो मतलब अच्छा खासा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब पूरा डाटा हमारे पास आएगा अगले साल हमें शायद पता चल जाए तो वहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि जो टोटल टारगेट रखा था कितना पैसा जो है वो सैंक्शन किया जाएगा, उसमें से कितना हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब यहां पे भी किस सेक्टर पे कितना पैसा लगाना है, क्योंकि एस्टिमेशन बनेगी कितना क्रेडिट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो जो क्रेडिट की एस्टिमेशन थी एग्रीकल्चर पे रखा गया 24,600। अभी तक कितना दिया गया? अभी तक का मेरा मतलब है सितंबर 2025 6,541 करोड़ दिया गया, जो टोटल पैसे का 26.59 यानी कि 26.59 करोड़ रुपीस है।
एमएसएमई के लिए 21,511 करोड़ रखा गया था कि हम इतना देंगे, दिया कितना गया था सितंबर तक 13,000, ये देखिए ये सबसे ज्यादा है 64% के आसपास। एजुकेशन पे 422 रखा गया था, दिया कितना 67। हाउसिंग में 1684 रखा गया था, कितना मिला था सितंबर तक 519। बाकी जो प्रायोरिटी सेक्टर बच के 1801 करोड़ रखा था, मिला कितना 266। तो टोटल 42.44%, 42.44, एटलीस्ट ये डाटा याद रख लीजिए, इतना पैसा जो है वो सितंबर 2025 तक क्रेडिट दिया जा चुका था। क्लियर? ये वाला प्लान होपफुली सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते नेक्स्ट, फार्मर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड। तो कितने लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड मिला 2025-26 में? सितंबर तक का डाटा है 69,778 फार्मर्स को केसीसी मिले। क्लियर? जहां पे आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट तक जो है, जो आपकी जमीन है उसके अनुसार आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आपको उसको एक साल के अंदर जो है उसको क्लोज करना होता है, मतलब जो पैसा लिया उसको देना होता है, फिर आपको फिर से लिमिट जो है वो आपकी रिन्यू हो जाती है। और अभी तक हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने फार्मर्स को मिल चुकी है? 6.15 लाख फार्मर्स। तो ध्यान रखिए 70,000 के आसपास को अभी तक मिली। सितंबर 2025-26 की अगर हम बात करते हैं, अभी तक टोटल कितनी मिल चुकी है? 6.15 लाख। टोटल अमाउंट कितना दिया जा चुका है? 11,320 करोड़ रुपए तक का जो अमाउंट है वो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लोगों को अवेल किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है दैट इज RSETIs की अगर हम लोग बात करें, दैट इज रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जो हमारे प्रदेश के अंदर लीड बैंक्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गांव में RSETI जो है उनको ऑर्गेनाइज करवाना, ताकि लोगों की स्किल डेवलपमेंट करवाई जा सके और उसके बेसिस के ऊपर जो उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो कौन कौन से बैंक्स हैं? यूको, PNB और SBI। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती है? लाहौल स्पीति और किन्नौर के अलावा बाकी 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का टारगेट, कितने प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाने थे? 327। और कितने लोग जो है उन्होंने ट्रेन किए? दैट इज 3,801 जो यूथ था उसको ट्रेन किया गया अंडर RSETIs। क्लियर? ये डाटा आप लोग यहां पे याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके अंतर्गत जितने भी स्ट्रीट फार्मर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 15,000, 25,000, 50,000 रुपए तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया गया। और सारे के सारे जो अर्बन लोकल बॉडीज है हिमाचल प्रदेश की 74 अर्बन लोकल बॉडीज वो इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट, छोटे दुकानदारों के लिए राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जहां पे 2 लाख तक का जो लोन लिमिट है वो इस स्कीम के अंतर्गत जो है, जो हमारे यहाँ पे छोटे दुकानदार है उनको प्रोवाइड किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए किसी छोटे दुकानदार का लोन डिफॉल्ट हो गया है, NPA डिक्लेयर हो गया है, तो वहां पे OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट की कुछ आप पैसा दीजिए और आपका लोन जो हम लोग क्लोज मानेंगे, उसका भी प्रावधान दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित हैं, रिलेटेड है। तो ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, आई थिंक ये सबसे रेलेवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है नाबार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर नाबार्ड। तो नाबार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, नाबार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, नाबार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाबार्ड के अंदर जो है देयर आर मल्टीपल इनिशिएटिव्स जिनको नाबार्ड ओवरसी करता है। जैसे मैंने बताया नाबार्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने का। तो वो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेगा। क्लियर? ये जो फिशरी है, एक्वाकल्चर है, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेगा, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काम करेगा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम भी करेगा, कैपेसिटी एनहांसमेंट के ऊपर काम करेगा। तो नाबार्ड के अलग अलग इनिशिएटिव्स है, ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा। क्लियर? देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो फाइनेंसिंग के ऊपर काम करेगा, बैंक्स को कंसेशनल रेट के ऊपर जो वो फाइनेंस करेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फाइनेंस करेगा, ताकि बैंक आगे जाके जो है वो गांव तक पैसा पहुंचा सके। क्योंकि आप ऐसा समझिए बैंक का जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिकली जो प्राइवेट सेक्टर उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, तो अगर उनको बोले जी एक ऐसी जगह पे पैसा लगाइए जहां से पैसा वापस आने की संभावना कम है, तो फिर थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं। क्लियर? तो वहां पे जो वो नाबार्ड के द्वारा जो उनको सपोर्ट किया जाता है, सरकारी बैंक्स को भी पैसा प्रोवाइड होता है और उसके साथ साथ जो वो प्राइवेट बैंक्स को भी होता है। तो नाबार्ड मल्टीपल इनिशिएटिव जो यहाँ पे रन करता है। और नाबार्ड का आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, वैसे नाबार्ड 1982 में बना था, लेकिन नाबार्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है दैट इज RIDF, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो यहाँ पे देखिए रोड्स बनाने हैं,
तो पैसा सैंक्शन होता है इसके अंतर्गत। रोपवेज बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, क्लियर, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाना है, कुछ भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई चीज बनानी है तो वहां पे आरआईडीएफ के अंतर्गत जो है वो पैसा सैंक्शन किया जाता है। जैसे 2025-26 में जो टोटल पैसा सैंक्शन किया गया था दैट इज 950 करोड़ रुपीस, 950 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल को सैंक्शन किया गया। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को या जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन होती है उनको, ताकि वो आगे गांव का विकास कर सके और वहां पे अलग अलग इनिशिएटिव ले सके। तो टोटल पैसा कितना सैंक्शन था, 950 करोड़ फॉर हिमाचल 25-26 के लिए। और इसको हम लोग बोलते हैं RIDF 31। तो ये 31वां जो वो एलोकेशन था 1995-96 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। एलोकेशन इतनी है, सैंक्शन कितना हो चुका है 713.87 करोड़ रुपीस। दिस इज दी सैंक्शनड अमाउंट। टोटल कितने सेक्टर कवर किए जाते हैं RIDF के अंदर, 39 सेक्टर कवर किए जाते हैं, जहां पे सोशल डेवलपमेंट के भी हैं, कनेक्टिविटी के हैं, एग्रीकल्चर के हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग एरियाज में जो है वो RIDF के अंदर जो फंड्स हैं वो आगे स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट कॉर्पोरेशंस को प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर। टोटल कितना जो है वो पैसा भी खर्च किया है दैट इज योर 12,875.91 करोड़ रुपीस जो वो RIDF के अंदर अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मिला है। अब देखिए ये जो टोटल पैसा सैंक्शन किया गया किस किस के लिए, 50 रूरल रोड्स बनेंगे, 5 रूरल ब्रिजेस, 7 ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स, 9 माइनर इरिगेशन स्कीम्स, 1 फ्लड प्रोटेक्शन वर्क स्कीम, 1 सीवरेज स्कीम। क्लियर। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके जरिए फाइनेंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे RIDF के थ्रू EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, 80 लोकेशन लोकेट की गई है, 80 जगहों के ऊपर बनेगा 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। 1.5 LLPD मिल्क प्लांट बना है डगवार कांगड़ा में। क्लियर। उसके साथ साथ जो माता बागलामुखी रोपवे बना हुआ है मंडी में। ये सारे के सारे जो फाइनेंसिंग है वो किसके थ्रू की जा रही है, ये की जा रही है RIDF, दैट इज जो नाबार्ड के द्वारा स्टेट्स को पैसा प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है दैट इज FAIDF, दैट इज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसका काम है फिशरीज में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिशरी ट्रेनिंग सेंटर है गगरेट ऊना में, कहां कौन फंड कर रहा है इसको, दैट इज योर नाबार्ड। नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज रीफाइनेंस सपोर्ट। रीफाइनेंस सपोर्ट का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स को टारगेट है कि आगे आपने लोन देना है तो नाबार्ड जो उनको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो वो लोन प्रोवाइड करता है ताकि बैंक्स जो है वो आगे लोन प्रोवाइड कर सके। तो देखिए 2024-25 में रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड की गई बैंकिंग सिस्टम को 591 करोड़ की, 25-26 में जनवरी तक 757 करोड़ की। शॉर्ट टर्म भी फाइनेंस साथ में प्रोवाइड किया जाता है 3,161 करोड़ 24-25 में, 25-26 में 2,159 करोड़। क्लियर। तो ताकि जो हमारे यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट है उसको किसी तरह की क्रेडिट सप्लाई से रिलेटेड क्रंच महसूस ना हो, इसके लिए जो है वो रीफाइनेंस सपोर्ट जो है जिसने आगे पैसा दिया है उसको बैंक नाबार्ड जो है उसको सपोर्ट करता है ताकि जो हमारा फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो आगे चलता रहे। इसके साथ साथ कभी कभी स्पेशल रीफाइनेंस भी किए जाते हैं, स्पेशल रीफाइनेंस भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटीज, जिसको हम PACS बोलते हैं। एक होते हैं हमारे यहाँ पे MSC। तो देखिए PAC और MSC में फर्क समझिए क्या है, MSC में फर्क समझिए क्या है। जो हमारा PACS है ये यहाँ पे ये वो सोसाइटी है जहां पे सिर्फ क्रेडिट दिया जाता है। जो हमारा MSC है जहां मल्टीपल सर्विसेज, यहाँ पे क्रेडिट भी दिया जाएगा, यहाँ पे सीड्स भी प्रोवाइड होंगे, फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड होंगे। तो अगर तो जो बैंक्स हैं उनके द्वारा फाइनेंसिंग की गई कि इनसे अगर हम मेरे को जो है वो PACS से MSC में जो है वो अपने आप को ट्रांसफर करना है या माइग्रेट करना है तो उसके लिए भी माइग्रेशन के लिए अगर बैंक ने आगे लोन देना है या दिया है तो उसको भी रीफाइनेंस जो है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, जहां पे नाबार्ड जो है वो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो बैंक्स को प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ 3% की सब्सिडी जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है ताकि जो बैंक्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। जैसे मान लीजिए बैंक को नाबार्ड ने 3% प्रोवाइड किया, बैंक ने आगे 4% दे पाया, बैंक ने अगर 4% दे दिया तो बैंक को तो बहुत ज्यादा पैसा बचेगा नहीं क्योंकि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7-8% नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे 3% यहाँ पे नाबार्ड दे रहा था और जो है वो 3% जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी कौन दे रही है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बैंक को जो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। सिमिलरली वॉश रीफाइनेंस स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। उसके लिए सारे के सारे जो बैंक्स है वो एलिजिबल हैं, जहां पे जितना टोटल लोन अमाउंट उन्होंने दिया होगा
जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये दिया हुआ है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, तो 95 रुपीज जो है वो जो नबार्ड है वो उनको आगे रीफाइनेंस कर सकता है, यानी कि उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो फुली रीफाइनेंस आपको समझ आ रहा है? रीफाइनेंस का मतलब कि मैंने आगे लोन दे दिया, अब मेरे को पैसा चाहिए तो मेरे को, मैं नबार्ड से पैसा ले लूंगा ये बता के कि देखिए मैंने इस वॉश के ऊपर जो है वो पैसा दिया हुआ है, तो आप मेरे को जितना मैंने पैसा दिया उसका 95% दे दो और उसके बदले जो मेरे को लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि बैंक इससे एनकरेज होंगे। क्योंकि अब मान लो मेरे को नबार्ड देगा तो मैं शायद उस जगह के ऊपर पैसा डालूंगा जहां से मेरे को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो जो स्पेशल रीफाइनेंस है ये भी किसके द्वारा रन किया जाता है? ये भी नबार्ड के द्वारा रन किया जाता है। इसके साथ साथ जो है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, जहां पे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर के लिए उसको डेवलप किया जाए। माइक्रो क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लिटरेसी रिलेटेड टू फाइनेंसेस, उसको अवेयर किया जाए। ताकि इसके लिए जो है वो 3,000 से ज्यादा जो है वो लिटरेसी कैंप्स लगे हैं, जहां पे साइबर फ्रॉड भी, क्योंकि अगर ना फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यही नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे साइबर फ्रॉड्स है। तो उससे उससे रिलेटेड जो वो 3,000 प्लस जो लिटरेसी कैंप्स हैं वो रन किए गए। जो एसएचजीज हैं उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। कितने एसएचजी को किया गया? 10,904 को 185 करोड़ प्रोवाइड किया। जेएलजीज को 64 करोड़ प्रोवाइड किया। ये जो हमारे जेएलजी है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, देखिए जेएलजी और एसएचजी में फर्क क्या होता है? एसएचजी में आप लोग सेविंग करते हो और आप अपनी सेविंग में से ही क्रेडिट देते हो आगे। क्लियर? जेएलजी में क्या होता है? 5-7 लोग मिलके बैंक से क्रेडिट लेते हैं। क्लियर? और उसमें आप 5 अगर मान लीजिए कोई क्विट कर देता है तो आप बाकी जो बच जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस क्रेडिट को वापस देने की। क्लियर? इसके साथ साथ जेएलजी जो है उनको 2,000 रुपीज का इंसेंटिव जो है वो भी अगर जिसने ये ऑर्गेनाइज करवाया लिटरेसी कैंप, उस जेएलजी को जो है वो नबार्ड के द्वारा 2,000 रुपए का जो है वो इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया गया। क्लियर? इसके साथ साथ एक एंगेज पोर्टल है, इसको आप सारे के सारे लोग ध्यान रखेंगे। एंगेज पोर्टल का मेन काम क्या है कि अगर मान लीजिए आपको क्रेडिट चाहिए तो उससे रिलेटेड सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है कि शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हुई नहीं हुई, सैंक्शन हुआ, डिसबर्स हुआ, तो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग कहां पे देख सकते हो? आप लोग एंगेज पोर्टल के ऊपर देख सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे? इसके साथ साथ नबार्ड के और भी इनिशिएटिव्स हैं, दैट इज एफपीओ आ गया, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है? जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर मान लीजिए मल्टीपल फार्मर्स हैं, जैसे मान लो कि एक फार्मर है, ये से अपना एप्पल उगा रहे हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, इनके द्वारा अलग अलग नंबर या अलग अलग अमाउंट का अलग अलग क्वांटल में जो है वो एप्पल उगाया गया। अब लेटर सपोज इनको अकेले सेल करने जाना है तो इनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम होगी, तो ये लोग क्या करेंगे? सारे के सारे मिलकर जो वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, तो ये कलेक्टिवली जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के ऊपर जो वो सेल करेंगे, सीड्स परचेज करेंगे। तो देर आर मल्टीपल पॉजिटिव एस्पेक्ट जो कि एफपीओ के जरिए जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 125 एफपीओ हैं। समझ आ गया अब एफपीओ का मतलब क्या है? और टोटल पैसा कितना दिया गया? 16.24 करोड़ दिया गया। और टोटल फार्मर्स कितने इसके साथ एसोसिएटेड है? दैट इज 27,053 फार्मर्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है। और इन एफपीओज ने कितना, क्योंकि सेल करेंगे आगे, तो इन्होंने कितना टर्नओवर कमाया? इन्होंने जो 23.60 करोड़ का जो वो टर्नओवर जो है वो कमाया। इन्हीं 125 एफपीओज में से 7 एफपीओज जो है वो प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव नेचुरल फार्मिंग है, ये उसके थ्रू जो है वो इस स्पेसिफिक समय में जो वो काम कर रहे हैं, जहां पे एफपीओज जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं वो उन सब ने जो 7 अलग अलग एफपीओज जो है वो बनाई हुई है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। और ये जो पैसा सैंक्शन किया गया था ना, ये जो 16.24 करोड़ रुपीस जो है, ये बेसिकली 2 स्कीम्स है, पीओडीएफआईडी। पीओडीएफआईडी का मतलब प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड इनपुट एंड डिसमिनेशन, यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीदनी है या इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर करनी है, उसके अंतर्गत। एंड प्रोड्यूस फंड है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट कॉर्पस, इसके अंतर्गत जो है वो ये पैसा 125 एफपीओज 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज योर वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, 53 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहां पे चल रहे हैं, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है एक्सेप्ट लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। अब इन 53 प्रोजेक्ट्स में 31 वाटरशेड के ऊपर है। वाटरशेड का बेसिकली मतलब होता है जहां पे आपने जो पूरा कंजर्वेशन टेक्निक एक स्पेसिफिक एरिया के वो अख्तियार करनी है ना। वैसे नॉर्मली वाटरशेड हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये मान लीजिए एक नदी है, इसके आसपास का जो एरिया है जहां से वाटर आ रहा है, दिस इज वाटरशेड एरिया।
तो वाटरशेड एरिया का यानी वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पे हमें हॉलिस्टिक अप्रोच है, हमें यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन भी करनी है, सॉइल कंजर्वेशन भी करनी है। इसके साथ जो है कहा गया 22 स्प्रिंग शेड है। 22 स्प्रिंग शेड का मतलब है मेनली 22 ऐसे क्षेत्र है जहां पे हमने ग्राउंड वाटर जो है उसके रिचार्ज के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। 1 JIVA है जहां पे हम लोगों ने जो है वो कंजर्वेशन के साथ साथ वाटरशेड कंजर्वेशन के साथ साथ जो है वो नेचुरल फार्मिंग जो है उसके ऊपर भी फोकस करना है। तो इसमें 53 प्रोजेक्ट है, 31 ब्रॉड है, 1 JIVA है, 22 जो वो स्प्रिंग शेड है। क्लियर। इसमें टोटल पैसा कितना सैंक्शन हुआ 32.71 करोड़, रिलीज कितना किया गया 28 करोड़, टोटल एरिया कितना टारगेट हो रहा है 40,062 हेक्टेयर, बेनिफिशियरीज कितने हैं इसमें 28,906। क्लियर होगी बात यहां पे डन। तो मेनली ये जो वाटरशेड JIVA है इसका सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एंड जो स्प्रिंग शेड है इसका मेन ऑब्जेक्टिव इज वाटर रिचार्ज। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए अलग पैसा है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। TDF 15 प्रोजेक्ट हैं, 22.71 करोड़ सैंक्शन किया गया, 3980 फैमिली बेनिफिशियर है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे ऊना, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड बिलासपुर। क्लियर। ये फोकस रखे क्योंकि बड़ी बात ना यही यहां पे थोड़ा सा पूछ लेते हैं लोग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है ट्राइबल एरियाज के अंदर जो वो ऑर्चर्ड्स, डेयरी, एप्पल, नर्सरीज, हैंडलूम, इसके ऊपर जो वो मेन ध्यान करना। तो 5 है ऊना, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड बिलासपुर। FSPF आ गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव आएगा जहां पे मिलेट्स हैं, IoT फार्मिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट को यूज करके फार्मिंग टेक्निक्स को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, हनी बी, सीरिकल्चर, लाइफ स्टॉक, क्लाइमेट एडॉप्शन। इसके 45 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 20,955 फार्मर्स को बेनिफिट होगा, 5.34 करोड़ रुपया जो वो सैंक्शन है। इसके साथ साथ OPFO का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वहां पे जो रूरल आर्टिशंस हैं जिनमें मेनली है पट्टू बनना है, शॉल है, स्टोल्स है, उसके साथ साथ जो वो मफलर्स है, इनके लिए जो है वो 5303 वीवर्स जो हैं जिनमें 90% वुमेन है उनको 90.11 लाख रुपीस जो है वो दिया गया। साथ में नेपकॉन्स हैं, पेपर में सवाल आ चुका है। नेपकॉन बेसिकली जो है वो नबार्ड की सब्सिडरी है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें किसी को कंसल्टेंसी या सहायता की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करना। तो देखिए इस स्पेसिफिक समय में पराला एंड खरा पत्थर में जो कोल्ड चेन प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ये प्रोजेक्ट जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ AIF के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स चल रहे हैं वहां पे ये हेल्प प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ जो है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंदर स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर जो है ये सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी जो उसका काम कर रही है। तो ये बेसिकली ये 3 स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, ये सिर्फ सवाल बना था कि नैपकॉन्स जो है वो करता क्या है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे नबार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और नबार्ड ने जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो वो लिए हुए हैं। बाकी देखिए ये अगर आपने करना होगा तो आप कर सकते हो। क्लियर। ये बेसिकली जो है वो डिपॉजिट्स पर पर्सन डिपॉजिट्स का डाटा है कि कितने लाख का जो है वो हमने किया हुआ है। ठीक है कि हमारे यहाँ पे जो बैंक है उनमें कितने के डिपॉजिट्स हैं, करोड़ में, सॉरी नॉट लैक्स, करोड़ में डाटा है ये। तो ये बेसिकली क्या है, ये है 25 में टोटल जो डिपॉजिट्स हैं हमारे यहाँ पे दैट इज 2,13,824 करोड़ रुपीस। क्लियर। वेरिएशन है यानी कि 24 मुकाबले 25 में 16,000 के आसपास जो हम लोगों को इजाफा देखने को मिला विच इज 8.11%। एडवांसेस कितने हैं, ठीक है, RIDF का फंड कितना है, CD रेशियो है, ये ऊपर भी था, इसको भी आप लोग यहाँ पे एक बार कवर कर सकते हो, एटलीस्ट ये देख लेना है ना। चलो वो बाकी तो ठीक है, ये ऊपर भी आया हमारा, ये देख लीजिए आप। टोटल ग्रॉस NPA कितना है 4.76, CD रेशियो हमने देख लिया, एडवांसेस कितना है 101088 213,824 314,913 करोड़ रुपीस। तो मेरे को लगता है ये टेबल ही ना जाए, तो ऊपर वाला देख लेना, करना होगा करना, ये कर लीजिए। यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे मैच दी फॉलोइंग बोला जाए, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस अगर आपको याद हो गए तो बिजनेस आप अपने आप देख लोगे। क्लियर। तो डिपॉजिट्स कितने हैं 2.13 लाख करोड़, एडवांसेस कितने हैं 1.01 लाख करोड़, CD रेशियो 49.12% एंड ग्रॉस NPA इज 4.76%। क्लियर होगी बात यहाँ पे डन। तो ये था हमारा 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड, तो ये वाला कर लेना, जरूर कर लेना इसको। ठीक है चलिए, बाकी नॉर्मल इश्यूज है ये, इसको एक बार आप रीड कर लेना। डाटा जो हम लोगों ने कवर कर लिया थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से जो ज्यादा रेलेवेंट है। तो ये था आज का हमारा 4th चैप्टर, तो इसको एक बार जो है वो आप लोग जरूर रीड कर लीजिए। एंड आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। डिटेलिंग बहुत ज्यादा है इसमें क्योंकि फैक्ट्स बहुत है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा
महत्वपूर्ण रहेगा। अगर बड़ा सेलेक्टेड स्टडी करनी है वो मैं नहीं करूँगा, अभी तक तो नहीं कहूँगा, 6-7 चैप्टर के बाद जो वो मैं खुद ही अपने आप जो इन्फॉर्मेशन और डाटा उसको कम कर दूंगा। क्लियर? तो आज जो है हमारा ये सेशन, इसको हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी आएंगे। थोड़ा एग्जाम में नोटिफिकेशन में भी डिले हो रहा है, इसलिए शायद ना थोड़ा गैप, थोड़ा क्या ज़्यादा ही गैप के बाद आ रहा है, आपके मैसेजेस आते रहते हैं। थोड़ा सा मतलब हमें भी समय लगता है, क्योंकि नोट्स मेकिंग एंड उसके साथ साथ बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी चलती रहती है। बट अगेन आप जो है वो पढ़ते रहिए, और मेरी सजेशन ये है कि आप एक बार खुद करिए, है ना, आप खुद पढ़िए उसको। आई नो कि खुद करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों को भी टाइम लगता है इसको पूरा एब्जॉर्व करने में। तो आप लोग जो अभी नेसेंट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन हो या ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन हो, तो आपको ऑब्वियसली बात है समय लगेगा, लेकिन अगेन फिर भी पढ़िए पढ़िए, एक बार नजर मारिए रॉ, ताकि आप जब हम मतलब अगर लेक्चर्स के थ्रू अगर आप कर रहे हो, तो जब आप उसको पढ़ो तो आप थोड़ा और उसके साथ जब वो कंफर्टेबल हो जाओ। और आप मेरे से भी प्रश्न पूछो कि जी, है ना, जैसे अब डाटा है ये बीच में, ये मेरी सेकंड रिकॉर्डिंग है। फर्स्ट रिकॉर्डिंग में वो मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना जो था उसको ध्यान नहीं दिया था पढ़ाते हुए, यहाँ बोलते हुए ही मैंने कैलकुलेशन के जरिए मेरे को समझ आया कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा है। तो इसलिए जो है वो काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। आपका कोई भी सवाल, आपका कोई प्रश्न, आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं। थैंक यू।